पहला प्रश्न है ऊष्म व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ठीक है, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो जो हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन है आपकी, ये है ऊष्म व्यंजन। ठीक है, सा और हा, ये है ऊष्म व्यंजन। ठीक है, और देखो दूसरा इसमें कह रहा है कि हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है उन वर्णों को कहते हैं। ठीक है, तो उन वर्णों को कहते हैं अघोष। उन वर्णों को क्या कहते हैं? अघोष। फिर से देखिए, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है। वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को कहते हैं, क्या कहते हैं? उन वर्णों को अघोष कहते हैं। और अघोष को देखिए, अघोष की परिभाषा मैं बता रहा हूँ कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो। ठीक है, स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो। और यहाँ पे जो है पहला, कहने का मतलब कि हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन, हर वर्ग का कोई भी वर्ग हो उसका पहला और दूसरा व्यंजन, पहला फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड, दूसरा, पहला और दूसरा जो होगा अघोष होगा। ठीक है, तो इसका आपका उत्तर होने वाला है अघोष। ठीक है, इसका जो आपका उत्तर होगा ये होगा अघोष। ठीक है, अब देखो आगे देखते हैं। आगे देखते हैं कि या, ठीक है, अगला है आपका कि या रा ला वा व्यंजनों को कहते हैं। जो या रा लावा व्यंजन होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है, या रा लावा व्यंजनों को क्या कहते हैं? जो या रा लावा व्यंजन होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? तो उनको हम लोग कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। तो देखिए अंतस्थ व्यंजन होते क्या है? देखिए अंतस्थ व्यंजन की परिभाषा सुनिएगा कि जिन वर्णों का उच्चारण पारंपरिक वर्णमाला के बीच अर्थात वर्णों व व्यंजनों के बीच हो। ठीक है, और ये जो वर्ण होते हैं, जैसे अगर हम लोग बात करें कि या रा ला वा, इसकी हम लोग बात की है अंतस्थ व्यंजन। लेकिन उच्चारण स्थान देख लेते हैं कि या का उच्चारण स्थान क्या है। या का तालव्य है। ठीक है, या का जो उच्चारण स्थान होता है वो तालव्य होता है। रा का वत्सर्य, जिसको दंतमूल और समूढ़ा भी कहते हैं, दंतमूल और समूढ़ा भी इसको कहते हैं। इसको कहते हैं दंतमूल। क्या कहते हैं? अगर कोई पूछे कि रा का उच्चारण स्थान कहाँ है तो हम लोग कहेंगे दंतमूल। क्या कहेंगे? इसका उच्चारण स्थान है दंतमूल। ठीक, और यहीं पे अगर हम लोग ला की बात करें, अब ला की बात कर लेते हैं कि ला का उच्चारण स्थान कहाँ पर है, तो इसका भी है दंतमूल। ठीक है, दंतमूल, जिसको मसूड़ा भी कहते हैं, दंतमूल। ठीक है, इसको वत्सर्य भी कहते हैं। ये किस वर्ग का है? वत्सर्य वर्ग का है। ठीक है, और या की बात करें तो ये जो या आपका या यहाँ पे देख लीजिए, या है आपका तालव्य है। क्या है? तालव्य है। या आपका है तालव्य। ठीक है, या आपका जो है ये है आपका तालव्य है। और वाह, अब देखो वाह का बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वाह का हम लोग बात करें, वाह का उच्चारण स्थान कहाँ पर है? वाह का, ठीक है, तो वाह होता है दंतोष्ठ ऊपर के दांत। ठीक है, वाह का उच्चारण करेंगे तो इसका जो ये जो वाह किस वर्ग का है तो बात करेंगे दंतोष्ठ और ऊपर के दांत। ठीक है, प्लस निचला होठ, उच्चारण स्थान इसका है। ठीक है, और ये सब क्या होते हैं? ये सब आपके होते हैं सघोष, है ना, और इसको कहते हैं अल्प प्राण। क्या कहते हैं? सघोष और अल्प प्राण कहते हैं। और ये जो अगर संयुक्त रूप में होता है तो अगर संयुक्त रूप में इसको बात करें तो इसको हम लोग कहते हैं क्या? इसको हम लोग कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। तो आपका ये वाला क्या हो जाएगा? ये वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, अब अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 4। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 आपका है। तो देखिएगा, अब देखो यहाँ पे अगर इसका उत्तर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि बस उत्तर मारिए आगे बढ़िए। यहाँ पे आप इसका पूरा व्याख्या सुनिए। व्याख्या क्या कह रही है? अगर आप एक बार ध्यान से सुनेंगे फिर आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, एग्जाम के दृष्टि से सिर्फ अभी ये प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस के बाद पढ़िए, उसके बाद फिर आप एक फुल मॉक दीजिए, उसके बाद आपको पूरा क्लियर हो जाने वाला है। ठीक है, कोई कठिन नहीं है। तो कह रहे निम्नलिखित में ओष्ठ ध्वनि है। ठीक है, निम्नलिखित में ओष्ठ ध्वनि है। अब देखो ओष्ठ ध्वनि की बात कर रहे हैं, निम्नलिखित में ओष्ठ ध्वनि कौन कौन सी है? ठीक है, ओष्ठ ध्वनि, तो देखो ओष्ठ ध्वनि इसमें कौन कौन सी होगी? सिर्फ और सिर्फ ओष्ठ ध्वनि की बात कर रहे हैं। ओष्ठ ध्वनि,
हैं तो ओष्ठ ध्वनि में आता क्या क्या है, आप ध्यान से सुनिएगा कि ओष्ठ ध्वनि में ये क्या क्या आता है। अगर हम लोग ओष्ठ ध्वनि की बात करते हैं या ओष्ठ ध्वनि की अगर हम लोग बात करते हैं तो ओष्ठ ध्वनि में क्या क्या आता है, आप सुनिएगा कि ओष्ठ ध्वनि में आपका ऊ आता है, ठीक है, और बड़ा ऊ आता है, ऊन वाला, ठीक है, और आता है आपका पूरा पूरा का पूरा पा वर्ग आता है। क्या आता है, पा वर्ग आता है, पा वर्ग, ठीक है। अब पा वर्ग आया है ना, तो पा फा बा भा मा तो इसमें होगा ही होगा। तो देखो क्या इसमें कोई लग रहा है, यही हमारा जो फा है ये है फा, ठीक है, तो यही होगा ओष्ठ ध्वनि। यही क्या है आपका, ये आपका है ओष्ठ ध्वनि, तो ये आपका करेक्ट उत्तर इसका है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, ओष्ठ ध्वनि इसी को कहते हैं। ओष्ठ ध्वनि आप ध्यान रखिएगा कि ओष्ठ ध्वनि किसको कहते हैं, ऊ को भी कहते हैं, बड़ा ऊ को भी कहते हैं, और पूरा का पूरा पा वर्ग ये आता है ओष्ठ ध्वनि में, ठीक है। चलिए आगे आपका देखो यहाँ पे वाबेल है, करेंगे वाबेल को हिंदी में कहते हैं, तो बताओ वाबेल को हिंदी में क्या कहते हैं। अब इससे आसान प्रश्न तो नहीं आ सकता है ना, तो इसको कहते हैं आपका स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको स्वर कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं जो प्रश्न नंबर 6, जिन स्वरों के अंत में आ आता है उसको क्या कहते हैं। जिन स्वरों के अंत में आ आता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, अकारांत कहते हैं, उसको अकारांत कहते हैं, ठीक है। कौन स्वर नहीं है, तो इसमें बताइए स्वर कौन नहीं है, तो भाई स्वर इसमें ये भी स्वर है, ये भी स्वर है, ये भी स्वर है, यही आपका स्वर नहीं है, तो यही डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा है कौन स्वर नहीं है, तो जो नहीं है वही तो सही होगा, जो नहीं है वही आपका सही होगा, तो ये आपका सही हो जाएगा, ठीक। निम्नलिखित में अगला है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में कौन सा वर्ग घोष है, ठीक है। अब देखो घोष की बात कर रहे हैं, अभी मैं घोष को पूरा डिफाइन किया हूँ कि घोष क्या होता है, ठीक है। तो मैं देखो अब बताते हैं कि घोष होता क्या है। तो घोष देखिएगा, ठीक है, क्या होता है घोष, हम लोग बात करेंगे कि घोष क्या होता है, ठीक है। घोष क्या होता है, तो सुनिएगा कि जिन, चल रहा है कि नहीं चल रहा है, यानी कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वन तंत्रियों के कंपन हो, स्वन तंत्रियों में कंपन हो, हर वर्ग का तीसरा, अब देखिए यही इंपॉर्टेंट है कि हर वर्ग का तीसरा, ठीक है, चौथा और पांचवा व्यंजन, ठीक है, पांचवा व्यंजन, हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन, ठीक है, क्या होता है आपका, ये घोष होता है। इसी घोष को देखो सघोष भी कहते हैं, इसी का अगर दूसरा नाम अगर हम बोलें तो सघोष कहते हैं। क्या कहते हैं, सघोष, सघोष भी इसको कहते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है, कह रहे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है उसको हम लोग, इसमें अगर हम लोग बात करें तो देखो इसमें क्या कहेंगे, इसमें आपका ये वाला सही हो जाएगा कि उसको हम लोग वर्ण या अक्षर कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई है, ठीक है, वर्ण या अक्षर। अगला है कि वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। तो देखो इसमें कौन दिया है, वर्णों के, हाँ 1 मिनट, इसको और मैं छोटा करता हूँ, ठीक है। कह रही कि इसमें क्या, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहेंगे, वर्णमाला कहेंगे, ये आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं, तो अब देखो फिर पूछा कि कंठ ध्वनियाँ कौन है, तो वो कंठ ध्वनियाँ वही होगी जो का वर्ग की है ना, जो का वर्ग की है कंठ ध्वनि हो जाएगी, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये आपका सही उत्तर। आगे है 12 प्रश्न नंबर, निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। उच्चारण स्थान के आधार पर पूछ रहे हैं कि मूर्धन्य व्यंजन पूछ रहे हैं, ठीक है। तो पहले तो मैं बता दूं आपको कि मूर्धन्य व्यंजन होता क्या है, मूर्धन्य व्यंजन होता क्या है, तो सुनिए। तो देखिए कि मूर्धन्य व्यंजन क्या होता है। मूर्धन्य व्यंजन का दूसरा नाम जो होता है, मूर्धन्य व्यंजन का जो दूसरा नाम होता है ये होता है मूर्धा। क्या होता है, ये आपका होता है मूर्धा। मूर्धन्य व्यंजन का जो दूसरा नाम है वो होता है मूर्धा। और देखो इसमें आता है री, आता है, क्या आता है, इसमें आता है आपका री, ठीक है। और पूरा का पूरा टा वर्ग आता है, टा वर्ग आता है इसमें। और क्या आता है, और विशेष इसमें ये होता है सा आता है, ठीक है, ये सा आता है, ठीक। तो इतनी चीज़ें इसमें आती हैं। देख लीजिए कि देखो क्या कोई टा वर्ग आया है क्या, क्या इसमें ये, क्या इसमें री आया है, क्या री नहीं आया है, क्या सा आया है, क्या नहीं आया। देखो टा वर्ग की ये चीज़ें हमको यहाँ पे मिल रही हैं, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है, आपका उत्तर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ग कौन से हैं। अल्प प्राण वर्ग अभी हम लोग, चलो अच्छा, अल्प प्राण की बात शायद अभी हम लोग किए हैं, लेकिन फिर बता देते हैं कि अल्प प्राण होता क्या है, ठीक है। अल्प प्राण होता क्या है, अल्प प्राण जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले,
ठीक है, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले और हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, ठीक है, हर वर्ग का जो है पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा जो व्यंजन होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। तो बताओ क्या इसमें कोई ऐसा लग रहा है क्या? ठीक है, तो देखो अगर ऑप्शन नंबर 20 में कह रहे हैं ना, तो देखो पहला और तीसरा, देखो का का जो स्थान है पहला ही है, खा आता है फिर गा आता है, देखो तीसरा है ना, ये पहला तीसरा, ये पहला तीसरा, तो यही हो जाएगा आपका सही, यही आपका क्या हो जाएगा सही। कहने का मतलब कि का और गा आया है तो ये आपका पहला है, ठीक है। अगर आपका का आया है और गा आया है तो ये तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, तो इसीलिए आपका करेक्ट उत्तर है, ठीक है। अगले की बात करते करें, निम्नलिखित शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो आपसे पूछ रहा है कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं, नवीन विकसित ध्वनियाँ, ठीक है। तो नवीन विकसित ध्वनियाँ इसमें से जो हैं वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, और क्यों है इसको मैं बता रहा हूँ कि ये क्यों नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं। देखो जो हमारे संस्कृत में, ये संस्कृत से ही हिंदी का एक तरह से उदय हुआ है, तो समझिएगा कि उसमें हमारा ये जो हलंत लगता है, कहने का मतलब ये जो गा की आगे यहाँ पे नुक्ता लगा हुआ है, ये हमारे हिंदी में नहीं था, ठीक है। ये क्या है, ये विकसित ध्वनियाँ हैं, इसको अपने अनुसार इसको क्या किया गया, बनाया गया, इसको बनाया गया है जो यहाँ पे लगता है, जैसे यहाँ पे फा दिया होता ना, तब उसको भी हम लोग कहते हैं कि ये क्या है, विकसित ध्वनियाँ है, ये सब विकसित ध्वनियाँ हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर यहाँ पर है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन घोष वर्ग है, कौन घोष वर्ग है, ठीक है। तो घोष वर्ग की अभी जस्ट पहले मैं बात किया हूँ कि घोष वर्ग क्या होता है, घोष वर्ग क्या होता है। तो फिर से आप सुनिए कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो, स्वर तंत्रियों में क्या हो, कंपन हो, ठीक है। और हर वर्ग का कौन कौन सा होगा इसमें आपका तीसरा होगा, चौथा होगा और क्या होगा, पाँचवा होगा, तीसरा, चौथा और पाँचवा होगा, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं घोष, या तो इसको हम लोग सघोष भी कह देते हैं। तो बताओ क्या इसमें कोई लग रहा है क्या, क्या माँ जो है, देखो ये तो इसका दूसरा स्थान है, इसका पहला स्थान है, चाचा इसका दूसरा स्थान है, इसका क्या, इसका स्थान पाँचवा है, तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इस अनुसार ये वाला एकदम करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक, समझ में आया। चलिए आगे, निम्नलिखित में से एक वर्ग, निम्नलिखित में से एक वर्ग व्यंजन नहीं है। अब देखो इसमें से कोई व्यंजन नहीं है, ठीक है। तो बताओ इसमें से व्यंजन कौन नहीं है, इसमें से व्यंजन कौन नहीं है, तो बताओ क्या, ये आपका व्यंजन है, ये भी व्यंजन है, ये भी व्यंजन है, आपका ये जो है स्वर है, तो यही आपका ए वाला सही उत्तर इसका हो जाएगा, ठीक। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है, कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है, ठीक है, कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है। तो ओष्ठ ध्वनि की मैं अभी बात किया हूँ इससे पहले कि ओष्ठ ध्वनि की मैंने बात किया, मैंने कहा कि भाई ओष्ठ ध्वनि वही ध्वनि होगी, कौन सी ध्वनि, ओष्ठ ध्वनि की बात कर लेते तो ओष्ठ ध्वनि में आपका क्या आता है, ओष्ठ ध्वनि में आपका आता है ऊ आता है, फिर बड़ा ऊ आता है, पावर का आता है, ठीक है। इतनी चीज़ें आपकी क्या है, ओष्ठ में है। तो कह रहे हैं कि इसमें से नहीं है, कहने का मतलब इसमें से सारी चीज़ें होगी, एक उसमें से नहीं होगा। तो बताओ पा वर्ग में ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, बस यही नहीं आता। तो आपका क्या होगा, जो आपका इसी में हो जाएगा उत्तर नंबर डी। तो कहने का मतलब ता इसमें नहीं है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, यही वाला इसका हो जाएगा। कहने का मतलब पा होता है, बा होता है, तो पा वर्ग है, तो ये हो गया आपका ओष्ठ ध्वनिया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे आपका है क्वेश्चन नंबर 18, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है, ठीक है। तो बताओ कितनी मानी गई है वर्णों की जो संख्या है मूलतः, तो मूलतः आपकी कितनी मानी गई भाई, मूलतः आपकी 52 मानी गई है, ठीक है। और ये 52 कैसे मानी गई है ना, 52 ये कैसे मानी गई है, तो क्या इसको भी बता दें, बताइए, चलिए इसको भी बता देते हैं। स्वर होते हैं, वो स्वर आपके 11 होते हैं, व्यंजन आपके 41, तो दोनों को जोड़ने पे 52 हो गया, ठीक है। तो कह रहे हैं हिंदी भाषा मूलतः वर्णों की संख्या, वर्ण की संख्या पूछ रहे हैं, और वर्ण की जब हम लोग बात करेंगे तो स्वर और व्यंजन दोनों मिला के काउंट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से 52 हो जाएगा। और ये आपको पता है कि 11 इसमें से हैं क्या, स्वर 11 कैसे हैं, तो स्वर 11 बताइए कैसे हैं। तो इसमें जो आपका आएगा है ना, अगर हम लोग स्वर को भी दो भागों में बांटते हैं, तो एक ह्रस्व स्वर आता है, एक दीर्घ स्वर आता है। पहला ह्रस्व स्वर आता है और दूसरा जो है दीर्घ स्वर आता है, ठीक है। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर। तो ह्रस्व स्वर में 4 होते हैं, ठीक है, ह्रस्व स्वर में 4। और ह्रस्व स्वर में वो कौन कौन से होते हैं, तो मैं इसको भी बताता हूँ कि ह्रस्व स्वर में कौन कौन से होते हैं, ठीक है। अगर हम लोग बात करें ह्रस्व स्वर,
ठीक है। ह्रस्व स्वर में कौन कौन से होते हैं? आपका आ होता है, ई होता है, ऊ होता है, और क्या होता है? री होता है। ठीक है, आ होता है, ई होता है, ऊ होता है और री होता है। ये हो गए चार। अब हम लोग बात करते हैं किसका? दीर्घ स्वर का। किसका बात करते हैं? दीर्घ का, है ना। दीर्घ स्वर की बात करें, अभी हम लोग स्वर की ही बात करें तो दीर्घ स्वर की बात कर लेते हैं। ठीक है, दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर में देखिए क्या होता है, दीर्घ स्वर में वही बड़े स्वर होंगे, है ना, जिनका, तो देखो आ हो जाएगा, बड़ी ई हो जाएगी, बड़ा ऊ हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए हो जाएगा, ओ हो जाएगा, और क्या हो जाएगा आपका? ओ हो जाएगा। ये होता है 11। ठीक है, और मूलतः अगर हम लोग सभी स्वरों की बात करें तो 11 प्लस 11 तो ये हो गया, अभी मैं बताया हूँ 11। ठीक है, उसमें दो और होते हैं, जो दो और होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? जो दो और होते हैं उसको हम लोग कहते हैं अयोगवाह। उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कह देते हैं अयोगवाह। ठीक है, अयोगवाह। और वो अयोगवाह हैं कौन कौन से बताइए? तो वो जो अयोगवाह होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? बताओ भाई, अयोगवाह कौन कौन से होते हैं? तो जो अयोगवाह होता है वो होता है अ होता है, अंक होता है, और आपका आ होता है। ठीक है, अंक होता है, आ होता है, ये होता है अयोगवाह। लेकिन इसको अगर हम लोग मूलतः बात करते तो इसको जोड़ते नहीं है। हाँ, अगर आपसे पूछे कहीं पर क्वेश्चन कि बताइए कि पूरे स्वरों की संख्या कितनी है, अगर हम लोग पूरे स्वर की बात करें तब आपका 13 होगा, है ना, 11 प्लस 11 प्लस 2। ठीक है, तब आपका होगा 11 प्लस 2 बराबर 13। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं किया था, तो आपका यहाँ पे उत्तर इसका क्या हो जाएगा? आपका इसका उत्तर हो जाएगा 52। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से नासिक के व्यंजन कौन कौन सा है? तो नासिक के व्यंजन के बारे में मैं बता देता हूँ कि वैसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय जो है, जो हवा होती, बोलते हैं तब तो मुंह से हवा निकलती है। ठीक है, तो हवा जो है मुंह से कम और नाक से ज़्यादा निकल, जैसे हम लोग बोलें कि ईयाँ बोलें, ठीक है, ना बोलें, और अंगा बोलें, अड़ा बोलें, माँ बोलें, तो ये सब सारे जो शब्द हैं ये सब नासिक के व्यंजन आते हैं। तो नासिक के व्यंजन इसमें से आपका यही है। ठीक है, ये और ए वर्ग क्या कहलाते हैं? ए और ए वर्ग क्या कहलाते हैं? देखो यहाँ पे पूछ रहा है तो उच्चारण स्थान के स्थान पूछ रहा है कि कौन सा कैसे उच्चारण इसका होता है। तो ए और ए की बात यहाँ पे ये करने की प्रयास है, ये कर रहे हैं कि ए और ए का उच्चारण स्थान पूछ रहे हैं ना, ए और ए का उच्चारण स्थान ये पूछ। तो बताइए ए और ए का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो इसका जो उच्चारण स्थान होता है ये होता है कंठ प्लस तालु। क्या होता है? क्या होता है आपका? कंठ होता है और प्लस तालु। क्या होता है? तालु, कंठ प्लस तालु। ठीक है, तो कंठ प्लस तालु होता है तो इसको हम लोग कंठ प्लस तालव्य कह देते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम लोग ये कह सकते हैं कि कंठ प्लस तालव्य। तो आपका ये उत्तर जो है कंठ प्लस तालव्य वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला बात करें, निम्नलिखित में से किसे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया? हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया। ठीक है, तो हिंदी की जो मानक वर्णमाला है उसमें जो श्री होता है उसको स्थान नहीं दिया गया, इसको स्थान नहीं दिया गया। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है आपका, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में द्वित व्यंजन है? देखो द्वित व्यंजन है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इससे पहले वाला जो मैं करवाया हूँ उसमें भी मैं बताया हूँ कि द्वित व्यंजन का एक आया था। ठीक है, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो रहा था। ठीक है, तो उसमें भी मैं दिल्ली को बताया था कि दिल्ली इसमें क्या है? द्वित व्यंजन है। द्वित व्यंजन का मतलब आप समझिएगा कि जैसे यहाँ पे ला आधा आया है ना, ये पूरा ला है, इसके बाद आया। ऐसा नहीं होगा कि कोई दूसरा और दूसरा वर्ड व्यंजन हो, है ना। अगर हम यहीं पे कह दें, क्या अगर हम यहीं पे कह दें कि कुछ और कोई शब्द ले लें, है ना, कि जैसे दिल्ली हो गया ना, हम लोग कह सकते हैं कि मोहल्ला भी हो सकता है, मोहल्ला। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो मोहल्ला है ये दो ला है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि द्विक व्यंजन। ठीक है, चलो, सा और हा व्यंजन को कहते हैं। तो ये आसान प्रश्न है कि इसको क्या कहते हैं? ऊष्म संघर्षी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ऊष्म संघर्षी कहते हैं। ठीक है, इसको ऊष्म संघर्षी कहते हैं। ठीक, सा को ऊष्म संघर्षी कहते हैं। अगला है कि जो छा होता है, छा ध्वनि किस वर्ण किस स्वर के अंतर्गत आती है? जो आपका छा होता है वो किस वर्ण के अंतर्गत आती है? तो ये संयुक्त है। ठीक है, ये संयुक्त है। और ये संयुक्त कैसे है? ठीक है, ये संयुक्त आपका कैसे है? ये भी तो प्रश्न है ना कि अगर ये आपका संयुक्त वर्ग है तो ये कैसे है? बताओ, संयुक्त वर्ग है तो कैसे? ये किन किन
से मिल के बन हम पूरा देख लेते हैं कि संयुक्त व्यंजन हैं कौन कौन से। तो देखो आपका जो यहाँ पे है ये छ है, छतरी वाला, त्र है, त्रिशूल वाला, ठीक है, और ज्ञा है, और एक क्या है जो स्रा होता है ये है, ठीक है। ये कहने का मतलब ये है ना कि ये छा ध्वनि ये संयुक्त वर्ग हैं। और संयुक्त वर्ग हैं कैसे, अगर मैं आपके इसी वाले की बात कर लेता हूँ तो ये दो से मिलके बना हुआ है, ठीक है, ये दो लोगों से मिलके बना हुआ है। तो दो लोग इसमें हैं कौन कौन से, तो ये आपका का है, ठीक है, ये का है ना, और प्लस सा है, का और सा है, ये मिल के बना है इसी तरह से ये, तो इसको हम लोग संयुक्त कह देते हैं। अगला है हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ग के बाद आता है। तो अभी देखो जस्ट अभी हम लोग बात किए हैं कि भाई का होगा प्लस सा होगा तभी तो बनेगा आपका ये। तो किसके बाद आता है, का के बाद आता है, का के बाद ही तो आता है ना, तो का के बाद आता है। चलो ये तो हो गया आपका 25 प्रश्न अभी कंप्लीट हुए। अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 26 की, ठीक है, प्रश्न नंबर 26 की बात करते हैं। देख रहे हैं अभी यूपीएसआई एग्जाम में पूछा गया, यूपी दरोगा एग्जाम में, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी हैं, कोई क्वेश्चन स्किप करने लायक नहीं है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। कह रहे ज्ञा वर्ग किन वर्णों के संयोग से बना है ज्ञा। तो ज्ञा किन वर्णों के, ये भी देखो संयुक्त है, अभी मैं संयुक्त से ऊपर बात किया हूँ, तो संयुक्त है। तो बताइए किन से मिल के बना है ज्ञा, ठीक है। तो मैं बात करता हूँ ज्ञा, देखो ज्ञा जिनसे मिल के बना, ये जा होता है प्लस इया होता है, क्या होता है जा प्लस इया। तो जा प्लस इया से मिलकर क्या बनता है आपका बनता है क्या, ठीक है। तो इसमें आपका जो उत्तर सही है ये वाला उत्तर एकदम करेक्ट है, बी वाला, ठीक है। तो इसमें जो बी वाला उत्तर एकदम परफेक्ट है। अगला है निम्नलिखित में से सघोष वर्ग कौन सा है। तो सघोष वर्ग डी है, अभी मैं बताया हूँ सघोष वर्ग क्या होता है। तो ये आपका सघोष वर्ग क्या है, ये आपका डी है, ठीक है, सघोष वर्ग डी है। अगला है घा का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो घा का उच्चारण स्थान कौन सा है, अरे भाई घा का कहने का मतलब का वर्ग, और का वर्ग जो भी है का वर्ग पूरा, ये पूरा का वर्ग जो कंठ से उच्चारण इसका होता है, किससे उच्चारण होता है कंठ से। तो का वर्ग के अंदर ही आपका क्या आता है घा आता है, तो ये आपका कंठ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। तो संयुक्त व्यंजन आपका बी है, अभी मैं बताऊँ। अच्छा जा, इसका मैं बताऊँ किस कैसे बनता है। तो देखो आधा जा मतलब जा होता है प्लस इया होता है, ठीक है, तो बनता है क्या बनता है क्या। तो इस हिसाब से ये हो जाएगा आपका, ठीक है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है, उच्चारण की दृष्टि से वो जो दंत नहीं है उसकी बात करते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं भैया दंत होता क्या क्या है ना, दंत में होता क्या क्या है। तो बताओ ये जो दंत होता है, ठीक है, दंत होता क्या है, जो नहीं है उसको हम लोग अभी छांट लेंगे। तो दंत में देखना कि पूरा का पूरा ता वर्ग होता है, और एक और होता है इसमें सा होता है, ठीक है, सा होता है। तो बताओ ये ता था दा धा ना, ये तो ये हो गया और ये हो गया, यही तो नहीं है। तो डी आपका सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला है कौन सा अमानक वर्ग है। तो बताओ अमानक वर्ग इसमें कौन सा, अमानक वर्ग तो यही है ना, ऐसा कोई वर्ग नहीं है, ऐसा कोई वर्ण नहीं है, सॉरी वर्ण नहीं है, ठीक है, ऐसा कोई वर्ण नहीं है। छा वर्ण किसके योग से बना है। तो छा वर्ण की बात हम लोग किए हैं कि का और किससे बना है, का और सा से बना है, ये आपका ए वाला सही है। आगे है कि हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी है, हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, मान लो बी हो जाएगा, ठीक है, बी हो जाएगा, स्वरों की संख्या कुल कितनी है, बी है स्वरों की संख्या। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल लगता है क्योंकि कुल स्वरों की संख्या पूछ रहे हैं, जो उसमें अयोगवाह प्लस दो भी तो उसको कह सकते हैं ना, लेकिन ये यहाँ पे बी मान रहे हैं। कहने का मतलब जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम भी इसको बी माना होगा, 11 माना होगा। लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे 11 प्लस 2 होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 13 होना चाहिए, जो कि ऑप्शन में भी दिया है, ठीक है, क्योंकि कुल स्वरों की बात कर रहे हैं, ये भी तो स्वर ही है ना, ये भी स्वर है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है। तो बताओ इसमें से स्वर कौन सा नहीं, सब आसान प्रश्न है, ये भी स्वर है, ये भी स्वर है, ये भी स्वर है, बस यही स्वर नहीं है, ठीक। आगे निम्नलिखित में से कौन सा टा वर्ग का नहीं है। तो बताओ टा वर्ग होता क्या क्या है, टा वर्ग होता क्या क्या है। अच्छा टा वर्ग तो पता है आपको ना कि यही घा नहीं होगा भाई, इसमें तो आसान प्रश्न ये नहीं है। टा वर्ग वही टा ठा टा अड़ा, टा वर्ग। और अगला है आपका कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या देखो है 33, कितनी है, हिंदी वर्णमाला में जो आपके व्यंजनों की संख्या वो है 33। और ये 33 है कैसे और कौन कौन से हैं, ठीक है, 33 है कैसे
और ये 33 में कौन कौन से आते हैं, तो ये आपको क्या करना है, ठीक है। 33 कौन कौन से हैं इसमें मैं बता रहा हूँ, 33 कौन कौन से हैं, ठीक है। तो देखिए ये होता है आपका, ठीक है, ये होता है आपका, ठीक है। तो इसमें देखो क्या है, क्या क्या कि का वर्ग है, का वर्ग का 5, ठीक है, इसका हो गया 5, इसका भी हो गया 5, इसका भी 5, तो 5 5 10 15 5 20, 20 5 25, 25 5 30, 30 हो गया ना। 1 मिनट फिर से इसको काउंट करते हैं, देखो 5 5 5 10, 10 5 15, 15 5 20, 20 5 25, 25, और देखो 25 में जो होता है ना बाबू, 25 में जो होता है 25, और जो अंतस्थ में होता है ना, मैं अंतस्थ की बात करता हूँ, अंतस्थ में सा नहीं होता है ना, तो 25 4 29 हो गया, 29, ठीक है। 29 के बाद जो ऊष्म होता है, जो ऊष्म होता है, मैं यहाँ पे ऊष्म लिख रहा हूँ, 29 हो गया ना, तो हो गया 30, ठीक है। 29 के बाद आपका हो गया, ये हो गया 30, ठीक है, 30, फिर ये हो गया 31, ठीक है, और ये हो गया 32, और ये हो गया आपका 33, ठीक है। ये है यहाँ पे, और जो आपका छत्रंग क्या और स्रा है वो आपका संयुक्त है। तो इस तरह से आपके जो व्यंजनों की संख्या टोटल मानी गई है 33 मानी गई है। आई बात समझ में 33 कैसे है, आगे देखते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 37 कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा पश्य वर्ग है, कौन सा पश्य वर्ग है। तो पश्य वर्ग जो है क्या है आपका, पश्य स्वर है, सॉरी पश्य स्वर की बात करें ना, तो पश्य स्वर आपका क्या है, आ है। तो देखो यहाँ पे तो आसान है कि अगर स्वर की बात करें तो एक ही स्वर इसमें दिया और ये भी पश्य है, बाकी सब तो व्यंजन है, ठीक है। आगे खड़ी कह रहा है कि खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप कैसे बनाया जाना चाहिए, ठीक है। जो 38 है इसका आपका बी होगा, खड़ी चारपाई को हटाकर, चौपाई को सॉरी, खड़ी चौपाई को हटाकर, कह रहे कि खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप कैसे बनाया जाना चाहिए, ठीक है। तो क्या होता है संयुक्त रूप कैसे बनता है, अगर मैं इसी की बात करूँ, देखो यहाँ पे जैसे का है तो हमने क्या किया, ठीक है, ये तो ऐसे हो गया, देखो ऐसे जैसे ही आपका होता है सा होता है ना, जैसे सा होता है, तो इसमें देखो खड़ी पाई ये है। तो अगर मैं इसका आधा रूप बनाऊँ, संयुक्त रूप बनाऊँ, तो ये देखो अगर मैं सा और सा की बात करूँ तो इसका आधा मैं हटा दिया ना, ये डंडा वाला जो था उसको मैंने हटा दिया है ना, ये देखो जो डंडा था उसको मैंने हटा दिया, तो अब सा बना। जैसे मैं लिखूँ रस्सी, मैंने क्या लिखा, मैं लिखा रस्सी, ठीक है, मैं लिखा रस्सी, तो यही है, ठीक है। मैं इसको हटा दिया, इसको मैं हटा दिया, तो रस्सी, तो यही से बनेगा इसको ने। तो वही यहाँ पे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि खड़ी जो आपका बी वाला है कि खड़ी चौपाई को हटाकर, जो खड़ी वाली चौपाई होती है उसको हटाकर। अगला है विसर्ग से बना शब्द कौन सा है, विसर्ग से बना शब्द कौन सा है, तो विसर्ग से बना शब्द कौन सा है आपका जो विसर्ग होता है ना, यही जैसे मैं लिखूँ छ लिखूँ छ, तो ये है विसर्ग, इसी को हम लोग विसर्ग कहते हैं, ठीक। इनमें से कौन सा वर्ग स्वर है, इनमें से कौन सा वर्ड स्वर है, तो बताओ कौन सा स्वर इसमें है, यही तो ए वाला स्वर है। आगे 41 निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं, तो अंतस्थ व्यंजन इसमें से कौन कौन से, तो आप बता सकते हैं यार अलावा सा वही अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं आपका, या होता है, रा होता है, ला होता है, और क्या होता है या होता है, रा होता है, ला होता है, और क्या होता है आपका एक वाह होता है, या रा ला वाह, यही होते हैं आपके अंतस्थ। तो इसी में से एक दिया है वाह, तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला इनमें से ओ का उच्चारण स्थान कौन सा है, ओ का उच्चारण स्थान कहाँ पर है, जो ओ होता है उसका उच्चारण स्थान कहाँ पर है, तो बताइए ओ का उच्चारण स्थान कहाँ पर है। तो ओष्ठ प्लस कंठ होता है, क्या होता है ओष्ठ प्लस कंठ, ओष्ठ प्लस कंठ। तो और बात कर लेते बाबू कि ओष्ठ प्लस कंठ में और कौन कौन से आते हैं, जैसे हमारा ये तो पता है कि ओ जो है आपका ओष्ठ प्लस कंठ हो गया, ओ जो है ओष्ठ प्लस कंठ हो गया, ठीक है। लेकिन और कौन कौन से आते हैं, तो उसमें आपका ओ हो गया, ओ हो गया, औ हो गया, और आपका एक और हो गया, इसको मैं थोड़ा डार्क कर लेता हूँ ना, अ हो गया, ठीक है, अ हो गया। और एक और होता है इसमें कि आ, क्या होता है आ, ये वाला भी होता है। और क्या होता है, और आपका होता है इसमें, हाँ
यही ना कि हाँ कंठ प्लस ओष्ठ, तो कंठ प्लस ओष्ठ से इतने ही बोले जाते हैं, ठीक है, और कोई नहीं होता है। कंठ प्लस ओष्ठ से इतने ही बोले जाते हैं। ओष्ठ से जो बोले जाते हैं उसको मैंने पहले बता दिया। तो कंठ प्लस ओष्ठ मतलब कंठ भी इसमें शामिल होगा, ओष्ठ भी शामिल होगा। जैसे हम लोग बोलें ओ आओ आ, ओ ओ आ, तो देखो कहीं ना कहीं हम लोग कंठ से भी बोल रहे हैं और ये जो आपका ओष्ठ है उससे ही बोल रहे हैं। तो आप बोल के भी प्रयास कर सकते हैं। आगे चा और छा वर्ड का उच्चारण स्थान कौन सा है? चा और छा वर्ड का उच्चारण स्थान कौन सा है? चा छा का उच्चारण स्थान कौन सा है बताइए? चा छा का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो तालव्य होगा, तालव्य होगा ना, तालव्य, जिसको हम लोग तालु कहते हैं। तो यही आपका हो जाएगा तालव्य। अब बताओ कि तालव्य में और कौन कौन से आते हैं? तालव्य में और कौन कौन से आते हैं? तो तालव्य में आपका ई आता है ना, ई आता है, मतलब ई ई आता है। और आपका आता है चा वर्ग, तो पूरा हो गया भाई कि चा वर्ग इसमें होगा। क्या होगा इसमें? होगा आपका चा वर्ग। और होते हैं या होता है और सा होता है, या और बड़ा सा होता है, ठीक है। ये आपके होते हैं तालु या तालव्य से इनका उच्चारण होता है, ठीक। अगला है क ग ज फ ध्वनियाँ किसकी हैं? तो बताओ ये सब जो ध्वनियाँ ना फारसी हैं, अरबी फारसी हैं। कैसी ध्वनियाँ हैं ये सब? ये सब ध्वनियाँ हैं अरबी फारसी हैं, ठीक है, विदेशी हैं सब। तालव्य व्यंजन है, तो जो तालव्य व्यंजन आपका है, तो बताओ तालव्य व्यंजन क्या क्या है? बताइए जल्दी जाइए, कमेंट में जाइए, जिसे आप देख रहे हैं ना अभी। तो ये तो चल रहा है, जो कमेंट भी इसमें चालू है लगातार, तो आप इसमें तुरंत जाइए, वीडियो को रोकिए, आ रहा है तुरंत कमेंट करिए। तो देखो अगर आप कमेंट किए रहेंगे तो आपको याद रहेगा, हाँ उस क्वेश्चन मैंने ये कमेंट किया, तो ये आपका प्लस पॉइंट रहेगा, ठीक है। इसीलिए कमेंट बराबर करते रहिए, शेयर भी करते रहिए। अच्छा लग रहा है तो शेयर करिए, क्योंकि अच्छी चीज़ ज्ञान बांटने से ही फैलता है। ज्ञान को बांटोगे तभी फैलेगा। अब तुम पढ़े लिखे हो, पढ़ने के बाद तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो, तो तुम्हारा ज्ञान का धीरे धीरे क्षय होगा, ठीक है। ये चीज़ें धीरे धीरे घटने लगेगी, भूलती जाएंगी। तो ये होता है निरंतर प्रयास, ठीक है। तो आप प्रयास जारी रखिए, मोटिवेशन पॉइंट आपको है ना, मोटिवेट करते रहिए। मोटिवेट का मतलब आप शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, यही सब मोटिवेशन है, ठीक है, और कुछ नहीं है। पैसा थोड़ी मांग रहे हैं। तालव्य व्यंजन कौन कौन सा? तो बताओ तालव्य व्यंजन जो है वो कौन कौन से हैं? तालव्य क्या क्या, इससे एक है ना, ऊपर भी इससे बात किए थे एक बार, तालव्य क्या क्या। तो आपका तालव्य में मैं लिख रहा हूँ कि तालव्य में कौन कौन से आते हैं, ठीक है। तालव्य में आपके कौन कौन से आते हैं? तो देखो तालव्य में आपका आता है, आपका पहले तो ई आता है। क्या आता है? ई आता है। फिर आपकी बड़ी ई आती है, ठीक है। देखना अभी इसमें से कोई आया होगा तो बताना। ई आई, फिर पूरा का पूरा चा वर्ग होता है। क्या होता है? चा वर्ग होता है। फिर आपका होता है या होता है, और क्या होता है? सा होता है। तो बताओ इसमें से कोई है क्या? इसमें से कोई है क्या? तो बताओ ये पूरा का पूरा चा वर्ग ही तो दिया है, तो आपका ये सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे कौन वर्ग घोष नहीं है? कौन वर्ग घोष नहीं है? कौन वर्ग घोष नहीं है? तो घोष की बात हम लोग किए थे ना। तो देखो घोष मैं एक बार फिर बताता हूँ कि घोष क्या होता है, ठीक है। घोष क्या होता है? घोष को सघोष भी कहते हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो, स्वर तंत्रियों में क्या हो? कंपन हो। हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, हर वर्ग का जो तीसरा होगा, चौथा होगा, पांचवा होगा, यही आपका होगा घोष या सघोष, ठीक है। घोष होगा इसी। तो बताओ इसमें से जो सी वाला बता रहे हैं, तो सी वाला क्या है? कह रहा है कि नहीं है। हम लोग तो जो है उसको हम लोग देख रहे हैं। तो भाई इसमें अगर तीसरा होता, चौथा होता, पांचवा होता तो वो होता। बाकी देखो ये जो है या रा, ठीक है, तो दूसरा है, ठीक है। ता या रा, ठीक है। इसमें आपका यही होगा ता वाला, क्योंकि ये पहला पड़ जा रहा है, तीसरा चौथा पांचवा तो है नहीं, ठीक है। अगला देखते हैं। कह रहे कि किन शब्दों में री स्वर नहीं है? किन शब्दों में री स्वर नहीं? तो डी वाला जो इसमें री स्वर नहीं है, जो आपका डी है इसमें आपका री नहीं है। बाकी इसमें भी री है, इसमें भी री, सब में री है, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग 47 के बाद 48 की बात करते हैं, जो प्रश्न नंबर आपका 48 है। ये देख लीजिए, प्रश्न नंबर 48 है कि किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? तो अनुस्वार क्या होता है बताओ? कि स्वर के बाद आने वाले नासिक ध्वनियाँ, जो नासिक ध्वनियाँ होती हैं स्वर के बाद आने वाली, इन्हीं को कहते हैं अनुस्वार। इन्हीं को क्या कहते हैं? इन्हीं को हम लोग कहते हैं अनुस्वार, ठीक है। तो आपका जो पहला वाला हो जाएगा, ये आपका एकदम करेक्ट उत्तर हो जाएगा, समझो, हो गया। चलो, ओ और औ किस प्रकार के वर्ग हैं? ओ और औ
तो अभी तो मैं बात किया हूँ कि ओ और औ के लिए बात किया हूँ कि वो कंठ प्लस ओष्ठ हैं। क्या है? कंठ प्लस ओष्ठ हैं, इसीलिए बोला कि कंठ ओष्ठ हैं। ठीक है, कंठ प्लस ओष्ठ हैं, ये है आपके कंठ प्लस ओष्ठ। तो इसी को हम लोग मिला के बनाते हैं कि कंठ ओष्ठ हो गया। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में वर्ण है, तो हिंदी वर्णमाला में आपके 52 है। इससे पहले भी शायद एक बार आ चुका था। तो हिंदी वर्णमाला में कितने हैं? हिंदी वर्णमाला में आपका क्या है? 52 है। ये है आपका 52। ठीक है, 52। अगला है कि स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। स्वर ध्वनि के प्रकार, तो बताओ स्वर ध्वनि के कौन कौन से प्रकार होते हैं, बताओ। तो आपका ह्रस्व भी होता है, प्लुत भी होता है और दीर्घ भी होता है। तो कहने का मतलब इसमें से सब है। तो आपका डी वाला एकदम सही उत्तर हो जाएगा। आगे है कि निम्नलिखित व्यंजन की दृष्टि से, निम्नलिखित व्यंजन की दृष्टि से बा वर्ग का वैशिष्ट्य है, बा वर्ग का वैशिष्ट्य है। तो बताओ इसमें से क्या होगा। ये जो देखो यूपी पीजीटी हिंदी एग्जाम में ये पूछा प्रश्न है। तो बताओ इसमें जो बी वाला है, बी वाला मैं बताता हूँ ये कैसे सही होगा। देखो बी वाला ये कैसे सही होगा, कह रहे हैं ना कि दा वर्ग दृष्टि से बा वर्ग का वैशिष्ट्य है, बा वर्ग का वैशिष्ट्य है। तो कह रहे हैं कि दंतोष्ठ है, स्पर्श है, अल्पप्राण है और घोष है और नासिक है। ठीक है बाबू, तो ये बा के बारे में पूरी राम कहानी ही पूछ रहे हैं कि बा है क्या। ठीक है, बा इसमें से है क्या, तो मैं बताता हूँ बा इसमें से क्या है। देखना, इसमें बा है, ठीक है, तो बा वाला पा वर्ग में आएगा बा। तो बा अल्प प्राण, सघोष और अल्प प्राण है। तो बताओ क्या सघोष और अल्प प्राण दिया है क्या? अल्प प्राण दिया है और सघोष। तो सघोष को ही मैं बताऊँ कि घोष भी कहते हैं। ये दो चीज़ें तो इसमें मिली। और आपका ये अस्पर्श होता है, क्या होता है? अस्पर्श होता है ना। जो बा कह रहे हैं कि अस्पर्श है, तो बा इसमें से क्या है? बा इसमें से अस्पर्श है। ठीक है, अच्छा देखना, इसके बाद करेंगे दंतोष्ठ है। तो बा जो है ना वो दंतोष्ठ होता ही है। ठीक है, दंतोष्ठ में आते हैं कौन कौन से हैं? आपका पा आता है, पा फा बा भा मा, ये सब दंतोष्ठ होते हैं। ठीक है, दंतोष्ठ नहीं बाबू, ओष्ठ होते हैं सिर्फ। अच्छा, दंतोष्ठ की भी बात कर रहा है, भी बताया है इसमें ना, दंतोष्ठ बा, बा। और अनुनासिक, निरनुनासिक। देखो एक होता है नासिक और एक होता है निरनुनासिक। ठीक है, तो ये क्या है? आपके निरनुनासिक है। तो आपका बी वाला इसमें करेक्ट उत्तर है। ठीक है, बी वाला आपका करेक्ट उत्तर है। निम्न में से अर्ध स्वर कहलाता है, निम्न में से अर्ध स्वर कहलाता है। तो अर्ध स्वर कौन सा कहलाता है, बताओ। जो या होता है ना, या ये होता है आपका अर्ध स्वर। अगर मैं आ कहूँ, आ, और या कहूँ, क्या कुछ अंतर लग रहा है क्या? थोड़ा सा मतलब एकदम थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है, थोड़ा सा अंदर। तो बस इसीलिए इसको हम लोग कह देते हैं क्या? अर्ध स्वर। आगे देखते हैं कि महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन, महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन में किससे संबंधित है? तो बताओ। इसमें सी कह रहा है दूसरा और चौथा। तो दूसरा और चौथा भी मैं बात किया हूँ इससे पहले कि दूसरा और चौथा क्या होता है आपका, क्या होता है? महाप्राण। ठीक है, इसीलिए मैं अल्प प्राण की भी बात आपको बता दे रहा हूँ। तो अल्प प्राण आपका पहला होता है, तीसरा होता है और कौन सा होता है? पांचवा। ये अल्प प्राण होता है। और दूसरा और चौथा आपका हो गया महाप्राण, ये वाला। ठीक है, क्यों ये वाला। चलो, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है? भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई जो है ना वो ध्वनि है। क्या है? वो ध्वनि आपकी है, वो ध्वनि है। आगे है, इसको नीचे ही करते हैं भाई, ऊपर जाता है। ठीक है, आगे कह रहे हैं भाई, आगे अच्छा हो गया। कह रहे हैं इनमें से कौन व्यंजन अल्प प्राण है? अल्प प्राण, तो अभी मैं बताया हूँ कि अल्प प्राण क्या होता है। अल्प प्राण यूँ होता है कि पहला वर्ण और आपका तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण आपका अल्प प्राण होता है। तो देखो पहला कहीं दिया है क्या? पहला यही है, अच्छा पहला है। इनमें से कौन सा वर्ण, इसमें से कौन सा वर्ण अस्पर्श व्यंजन नहीं है? कौन सा वर्ण अस्पर्श व्यंजन नहीं है? तो जो डी वाला है वो अस्पर्श व्यंजन, अच्छा स्पर्श व्यंजन नहीं है।
चलिए देखो, तो 89 का क्या हो जाएगा, 89 निम्न में से कौन सा स्वर समृद्ध है, तो समृद्ध में आपका सी हो जाएगा, ठीक है। ई समृद्ध नहीं होता है। और 90 में कह रहा है ना कि हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं, जो हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं, जो हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं, तो ये आपका यही है मूर्धन्य, टाठा डाढ़ा, है ना, टाठा डाढ़ा अड़ा, तो ये टाठा डाढ़ा अड़ा वाला ये मूर्धन्य होता है, ठीक है। आगे बात करते देखो, हिंदी की बा ध्वनि है, जो हिंदी की बा ध्वनि वो, है ना, क्या होता है कि जो बा होगा क्या होगा, ओष्ठ ध्वनि है। पा फा बा भा, जो पा वर्ग पूरा का पूरा ओष्ठ ध्वनि है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, हाँ ज़्यादा बड़ा हो गया। और फिर हम लोग देखते हैं ना कि निम्नलिखित में से दंत ध्वनियाँ हैं, निम्नलिखित में से आपकी जो है दंत ध्वनियाँ हैं, तो दंत ध्वनि आपकी क्या है, सी है, ये आपकी दंत ध्वनि है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृद्ध है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृद्ध है, तो आपका ई है, समृद्ध होता है। ई बोलते हैं ना, ई ई ई बोलते हैं तो समृद्ध होता है। और समृद्ध में कितने कितने, मैं समृद्ध बता देता हूँ आपसे। जो समृद्ध होता है ई होता है, बड़ी ई होती है, ठीक है, ऊ होता है और आपका बड़ा ऊ होता है, ये होता है समृद्ध, ये ऊ बड़ा ऊ लिखा गया है ना, ठीक है। 94 के बाद निम्नलिखित में से कौन सी दंतोष्ठ हैं, तो दंतोष्ठ आपकी वही ना, दंतोष्ठ, ठीक है। तो दंतोष्ठ ये आपका डी हो जाएगा, दंतोष्ठ। और दंतोष्ठ ना डी के लिए हमेशा पूछा जाता है प्रश्न कि दंत और ओष्ठ से भी देखो बोलोगे वाह, ठीक है, तो वाह ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीवीआईपी प्रश्न है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसको ऐसे कहेंगे ना, क्या कहेंगे, कहेंगे वीवीआई, है ना, डबल वीआई, लेकिन यही से काम चलाना है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जो वेरी इंपॉर्टेंट हो तो रूस आपके। अगला है निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा मूर्धन्य है, 95 मूर्धन्य जो है आपका ये बी है ना, टाठा टाटा मूर्धा, ठीक है, ये है। आगे है सा का उच्चारण स्थान, सा का उच्चारण स्थान जो है, सा का उच्चारण स्थान आपका क्या है, तालव्य है। और सा देखो मैं तालव्य की बात करूँ, तालव्य में होता क्या है, तालव्य या तालु कहते हैं, तो ये ई होता है, ई होता है ना, बड़ी ई होता है। और मैं छोटा कर लेता हूँ, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं लिख दे रहा हूँ, चलो यूँ ये वाला प्रयोग कर रहा हूँ, ये हो गया इस तरह से। और फिर आपका चा वर्ग होता है, क्या होता है, चा वर्ग होता है, ठीक है, चा वर्ग हो गया। और इसमें होता है या होता है और सा होता है, तो सा इसमें दिया इसलिए हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से कौन सा, न 97 की बात कर रहे हैं, 97 बड़ा कर दें, ध्यान भटकेगा, आप लोगों का ध्यान भटकेगा। निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक व्यंजन है, पार्श्विक व्यंजन है, ठीक है, पार्श्विक व्यंजन है। तो पार्श्विक व्यंजन की बात करता हूँ कि पार्श्विक व्यंजन होता क्या है, ठीक है बाबू, पार्श्विक व्यंजन क्या होता है। हाँ तो पार्श्विक व्यंजन यही है, जिसमें ऑप्शन में दिया है पार्श्विक व्यंजन, यही ले लो। अभी बताते हैं पार्श्विक व्यंजन क्या है, कहना वो ला, इसमें जो पार्श्विक व्यंजन है, जो ला है आपका पार्श्विक व्यंजन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो संयुक्त व्यंजन इसमें से ये वाला नहीं है, ठीक है। यारा लावा किस, यारा लावा जो है, यारा लावा किस वर्ग के हैं, तो यारा लावा किस वर्ग के हैं बताओ, यारा लावा जो है आपके अंतस्थ हैं, अंतस्थ हैं, ठीक है, यारा लावा जो आपका अंतस्थ है, ठीक है। अब बात करते हैं 100 प्रश्न नंबर 100 की, है ना, शतक हम लोग लगा दिए हैं। और निम्नलिखित में से अर्ध स्वर कौन सा है, अर्ध स्वर, तो बताओ अर्ध स्वर इसी को कहते हैं हम लोग, अर्ध स्वर कहते हैं। और अर्ध स्वर इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो संयुक्त व्यंजन इसमें से बताओ कौन सा नहीं है, तो इसमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन है, ये डी संयुक्त व्यंजन है, ये भी संयुक्त है, ये भी संयुक्त है, ये भी संयुक्त है। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखो यूपी ट्रिपल एस सम्मिलित लेखाकार और, है ना, लेखा परीक्षा सामान्य चयन में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखते हैं ना, ये हट जाओ, आगे जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है, तो पार्श्विक जो यहाँ पे ला है ये आपका पार्श्विक है, 2 बार ये प्रश्न आ चुका पार्श्विक। आगे भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का व्यंजन है, भाषा विज्ञान के आधार पर ऊ किस प्रकार का है, ठीक है, किस प्रकार का ऊ है। मैं बताता हूँ ऊ क्या होता है, ऊ इसमें क्यों दिया है, देखो पर्श विवृत दिया है, क्या दिया है, पर्श विवृत, ठीक है। तो देखो अगर इसमें कह रहा है कि ना कि प से संयुक्त दिया है, और ये कह रहा है ना कि ऊ का उच्चारण स्थान पूछ रहा है, तो देखो इसको अगर हम लोग कहें तो इसको समृद्ध कहते हैं ना, पर्श संयुक्त कहते हैं, पक्ष संयुक्त कहता है, और यूपी ट्रिपल सी एग्जाम में कनिष्ठ में पूछा गया है,
ठीक है, पश्य संयुक्त। ऐसे बोलते हैं ना हम लोग ऊ, तो ऊ जब आप बोलेंगे तो लगेगा इसे आवाज़ है ना मुंह के अंदर वाले भाग से निकल रही है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं। चलो आगे है आपका कि वा का उच्चारण स्थान। तो वा का उच्चारण स्थान क्या होगा? वा का उच्चारण स्थान आपका हो जाएगा दंतोष्ठ। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार फिर देखो लोअर में पूछा है ना, यूपी पीसीएस या यूपी ट्रिपल एस पीसीएस के समान ही होता है जो आपका लोअर फर्स्ट का होता है। तो ये 2016 में काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना, कि इसके बारे में हम इतना वा का तो पूछता ही है। वा दंत प्लस ओष्ठ से मिलकर दंतोष्ठ बना है। और कौन से ध्वनि महाप्राण नहीं है? अब बताओ महाप्राण और अल्प प्राण में कितनी बार अभी बता चुका हूँ कि अल्प प्राण और महाप्राण होता क्या है। तो पूछा महाप्राण नहीं है, तो महाप्राण समझो महाप्राण क्या क्या होता है। महाप्राण जो होता है कि पहला है ना वर्ग का जो दूसरा होता है, और दूसरा होता है, और क्या होता है चौथा, दूसरा चौथा आपका होता है महाप्राण। तो देखो दूसरा चौथा है क्या? तो दूसरा चौथा कह रहा महाप्राण नहीं है, ये भी महाप्राण है, ये भी महाप्राण है, और ये भी महाप्राण है, और ये महाप्राण नहीं है। ठीक है, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? तो बताओ कंठ तालु किसका किसका उच्चारण स्थान है? तो जो आपका ए है यही है, कंठ और तालु। ठीक है, और कंठ तालु के बारे में मैं और चीज़ें बता देता हूँ आपको कि कंठ तालु होते हैं, कंठ और तालु। कंठ तालु में ये होता है, और इसका जो छोटा वाला सगा भाई है ये ए भी होता है, ये है ना। ये तो आपका ए लिखा है लेकिन ए भी होता है, ये दोनों होते हैं ये मिलके। ठीक है, और ये देखो चकबंदी लेखाकार में पूछा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 107 देखते हैं, 107 प्रश्न कह रहा निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? कौन सा व्यंजन संघर्षी है? तो जो सी है ना, हाँ यही है संघर्षी। ठीक है, सा है संघर्षी। और मैं संघर्षी के बारे में बता देता हूँ आपको कि उसमें संघर्षी जिसको हम लोग कहते हैं कि ये आपका सा होता है, बड़ा सा, और आपका जो है ना ये वाला सा होता है, ये भी होगा। ठीक है, और फिर इसके बाद ये होता है सा, और हा भी होता है, ये है आपके संघर्षी सब होते हैं। ठीक, अगला है 108, निम्न में से कौन सा व्यंजन अस्पर्श संघर्षी है? अब देखो अस्पर्श संघर्षी की बात कर दिया यहाँ पे, तो अस्पर्श संघर्षी की बात अगर हम लोग कहें तो ये आपका हो जाएगा चा, अस्पर्श संघर्षी। विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? विसर्ग। तो देखो ये प्रश्न फिर रिवाइज हो गया, तो ये है निसर्ग। ठीक है, ये विसर्ग से बना हुआ है। और इसके बाद ये प्रश्न है ना आपका तालव्य, और ये प्रश्न है, तो देखो ये 2-3 प्रश्न और इसको भी हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद जो विराम का है उसको हम लोग अलग से वीडियो बना के उसमें कर देंगे। ठीक है, अब समझिएगा कि कह रहे हैं कि तालव्य व्यंजन है, तालव्य व्यंजन है। तो बाबू देखो तालव्य व्यंजन है तो इसमें तो बी आपका करेक्ट है, तालव्य है, चा वर्ग पूरा का पूरा है। लेकिन और अगर आ जाए तो बताओ, और अगर इसमें मैं पूछूं कि बताओ भाई ई का ई क्या है, ई व्यंजन क्या है, और बड़ी ई व्यंजन क्या है, ठीक है, और सा क्या है ना, ये पूछ रहा है यहाँ पे या और सा पूछ रहा है, ये कौन कौन से हैं? तो ये भी जो है ना ये भी आपका तालव्य ही है, तो इसीलिए वो हो जाएगा उत्तर। और कौन सा घोष नहीं, इसमें घोष पूछ रहा है, तो घोष इसमें जो है आपका ता नहीं होगा। ठीक है, इसमें ता घोष नहीं होगा। तो मैं घोष के बारे में फिर से आपको बता देता हूँ, घोष इसमें मैं फिर से बता दे रहा हूँ। घोष का जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो, है ना, और इसका होता है कि तीसरा होगा, चौथा होगा और पाँचवा होगा। ठीक है, और इसमें कह रहा है कि नहीं है, तो बताओ यही तो नहीं है, ये तो पहला हो गया है ना यहाँ पर। और फिर आगे देखो 112 कह रहा है ना कि किस शब्द में री स्वर नहीं है, किस शब्द में री स्वर नहीं है? तो री इसमें नहीं है, आज में री नहीं है। ठीक है, तो ये देखो हम लोग 112 प्रश्न की सीरीज अभी तक देख चुके हैं। ठीक है, तो ये जो प्रश्न है ना, ये जो क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ ये यूपी ट्रिपल एस सी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे मैं बताया हूँ, यूपी ट्रिपल एस सी। ठीक है, यूपी ट्रिपल एस सी, ठीक है, यूपी ट्रिपल एस सी के सब क्वेश्चन हैं। और ये जो है मोस्टली ये फॉरेस्ट गार्ड एग्ज़ाम के लिए ये है। ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम के लिए है, वन रक्षक जिसको कहते हैं। तो अगर देखो वीडियो अगर आपको समझ में आया है जो पढ़ाया हूँ, तो लाइक तो बनता है, लाइक कर दो। ठीक है, शेयर भी कर दो तुम, और क्या करो सब्सक्राइब तो करना ही नहीं भूलना, कर लो सब्सक्राइब। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। ये भर्ती हाथ से जानी नहीं चाहिए। ठीक है, ये भर्ती हाथ से जानी नहीं चाहिए। अभी ना जब तक एग्ज़ाम नहीं होता तब तक अपने जानो सोना सबको भूल जाओ, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करो। ठीक है।
तो चलो अपना ख्याल रखना।